नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वमित्रा। आज इस बुलेटिन में बात होगी कर्नाटक में कांग्रेस विधायक दल की बैठक की, कर्नाटक की जीत पर मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान की, बात करेंगे महाराष्ट्र में विपक्ष की तैयारी की, साथ ही जानेंगे दिल्ली के उपराज्यपाल की कैसे बढ़ रही हैं मुश्किलें, और बुलेटिन के आखिर में बात वसुंधरा पर दिए बयान को लेकर अशोक गहलोत की सफाई की। इसके साथ ही और भी कई बड़ी खबरों से आपको करवाएंगे रूबरू, लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। प्रवीण सूद होंगे सीबीआई के नए चीफ, पीएम, सीजेआई और विपक्ष की नेता की कमेटी ने सूद के नाम पर लगाई मुहर, अधीर रंजन चौधरी ने जताई थी आपत्ति। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट पहुंचे पीएम, मन की बात के 100वें एपिसोड की थीम पर हुई एग्जीबिशन, पीएम ने लिखा मन मंदिर की यात्रा सुखद हो। कर्नाटक में मिली हार का मंथन करेगी बीजेपी, जल्दी ही हार के कारणों की समीक्षा के लिए बनाई जाएगी कमेटी, पार्टी के हाथ से फिसल चुका है कर्नाटक। और CISCE बोर्ड का रिजल्ट घोषित, 10वीं में 98.94% और 12वीं में 96.93% छात्र हुए पास। 12वीं में 5 स्टूडेंट्स को मिली पहली रैंक, इनमें से हैं 3 लड़कियां। तो ये थी सुर्खियां, और अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। कर्नाटक में कांग्रेस को मिली बड़ी जीत के बाद अब सीएम पद को लेकर दावेदारी शुरू हो गई है। नए सीएम के चुनाव के लिए आज बेंगलुरु में कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाई गई थी। पार्टी हाईकमान ने 3 दिग्गज नेताओं को पर्यवेक्षक बनाकर भेजा था। तो क्या हुआ विधायक दल की बैठक में फैसला, देखिए ये रिपोर्ट। कर्नाटक में मिली जीत के बाद अब कांग्रेस ने सरकार बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। बेंगलुरु में विधायक दल की बैठक आज बुलाई गई थी। इस बैठक में पार्टी विधायक दल के नेता के नाम पर मुहर लगाई जानी थी। जिसके नाम पर मुहर लगेगी वही कर्नाटक का मुख्यमंत्री बनेगा। सीएम पद को लेकर पूर्व सीएम सिद्धारमैया और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष DK शिवकुमार के बीच कड़ा मुकाबला माना जा रहा है। जीते हुए अधिकांश विधायक भी इन दो नेताओं के समर्थक बताए जा रहे हैं, लेकिन विधायकों की बैठक में किसी भी नाम पर सहमति नहीं बन पाई। बताया जा रहा है कि विधायकों ने सर्वसम्मति से पार्टी हाईकमान को नए नेता के चुनाव का अधिकार सौंप दिया है, यानी अब नए सीएम के चुनाव में 2-3 दिन का समय और लग सकता है। जबकि काउंटिंग से पहले कांग्रेस की ओर से इस तरह के संकेत दिए गए थे कि बहुमत मिलने के बाद वो सरकार बनाने का दावा पेश करने में देरी नहीं लगाएगी। जोड़ तोड़ से अपने विधायकों को बचाने के लिए प्लान बी भी तैयार किया गया था। विधायकों को हैदराबाद एयरलिफ्ट कराने की तैयारी थी, लेकिन कर्नाटक की जनता ने ऑपरेशन लोटस की किसी भी संभावना को ही किनारे लगा दिया और कांग्रेस को 135 सीटों का भारी भरकम बहुमत सौंप दिया है। अब पार्टी को तय करना है कि किसे राज्य की कमान सौंपी जाए। आज विधायक दल की बैठक के लिए पार्टी हाईकमान ने पर्यवेक्षक के रूप में सुशील कुमार शिंदे, दीपक बावरिया और जितेंद्र सिंह को बेंगलुरु भेजा था और इन्होंने सभी विधायकों से बातचीत भी की। सीएम पद को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष DK शिवकुमार और पूर्व सीएम सिद्धारमैया के बीच मुकाबला माना जा रहा है और इन दोनों में से ही कोई एक सीएम बनेगा। वैसे चर्चा HK पाटिल और G परमेश्वर के नाम की भी चल रही है। हाईकमान तय करेगा कि कर्नाटक का सीएम कौन होगा, और ये बात दिल्ली पहुंचने के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कही है। खड़गे ने कहा कि इस जीत के साथ ही अब हमारी जिम्मेदारी है कि राज्य को कैसे नंबर 1 पर पहुंचाना है। और क्या कहा खड़गे ने, देखिए ये रिपोर्ट। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पूरे कर्नाटक विधानसभा चुनाव में राज्य में ही डटे रहे और जब कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनना तय हो गया है तो अब वो दिल्ली लौट आए हैं। दिल्ली पहुंचते ही खड़गे ने कहा कि कर्नाटक की जनता ने कांग्रेस को सेवा करने का मौका दिया है। राज्य में बीजेपी शासन में महंगाई, नफरत और भ्रष्टाचार से जनता परेशान थी। ये उन लोगों की हार है। कर्नाटक की जनता ने राज्य में बीजेपी की नीतियों को नकार दिया है। वोट स्थायी सरकार के लिए दिया गया है। बार बार बदलाव से जनता भी परेशान हो गई थी। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस को हर वर्ग का प्यार मिला है। अब हमें कर्नाटक को नंबर 1 राज्य बनाना है। सीएम पद के चुनाव को लेकर भी खड़गे ने साफ कर दिया है कि इसका फैसला हाईकमान करेगा। सोनिया, राहुल और प्रियंका के साथ मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस के दूसरे दिग्गज नेताओं के साथ मिलकर कर्नाटक में नए नेता के नाम पर मंथन चल रहा है। जो भी सीएम होगा वो कांग्रेस की सभी गारंटियों को पूरा करेगा। इससे पहले राहुल गांधी भी साफ कर चुके हैं कि सरकार गठन के बाद होने वाली पहली कैबिनेट मीटिंग से कांग्रेस की गारंटियों को पूरा करने का काम शुरू हो जाएगा। कर्नाटक में कांग्रेस की ओर से 5 गारंटियां मुख्य रूप से दी गई हैं, जिसमें गृह ज्योति के तहत 200 यूनिट निःशुल्क बिजली, गृह लक्ष्मी में परिवार की मुखिया को 2000 रुपए, अन्न भाग्य में 10 किलोग्राम अनाज देने का वादा किया गया है। इस घोषणा पत्र में युवा निधि
अवधि के तहत बेरोजगार स्नातकों को 1 माह में 3-3 हजार रुपए तथा डिप्लोमाधारी बेरोजगारों को 1,500 हजार रुपए दिए जाएंगे। कांग्रेस को कर्नाटक की जनता का भरपूर प्यार मिला और अब पूरे देश की जनता भी कांग्रेस की ओर देख रही है। साथ ही कांग्रेस के सहयोगी भी कर्नाटक में बीजेपी की हार से खुश दिखाई दे रहे हैं। महाराष्ट्र में अब बीजेपी के खिलाफ एकता को मजबूत करने के लिए MVA की मीटिंग हुई। इस बैठक से पहले संजय राउत ने बीजेपी पर तीखे तंज कसे। क्या कहा राउत ने, देखते हैं इस रिपोर्ट में। कर्नाटक में कांग्रेस की शानदार जीत और भारतीय जनता पार्टी की हार से कांग्रेस के सहयोगी भी गदगद दिखाई दे रहे हैं और इसे अब बीजेपी की केंद्र से विदाई का संकेत बताया जा रहा है। शिवसेना के उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने दावा किया है कि कर्नाटक में तो बस झांकी है, अभी पूरा हिंदुस्तान बाकी है। कर्नाटक ने दिखाया कि जनता तानाशाही को भी पराजित कर सकती है। कांग्रेस जीत गई, जिसका मतलब बजरंगबली कांग्रेस के साथ थे। हमारे गृह मंत्री अमित शाह बोल रहे थे कि भाजपा हार गई तो सांप्रदायिक टकराव होगा। भाजपा हार गई है और कर्नाटक शांत है, खुश हैं, उन्हें कहां अशांति दिखाई दे रही है। राउत ने दावा किया कि देश में मोदी लहर खत्म हो चुकी है और अब हमारी लहर पूरे देश में आ रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए हमारी तैयारी शुरू हो चुकी है। इस बीच महाराष्ट्र में MVA के नेताओं की बैठक शरद पवार के घर पर हुई, जिसमें 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा की गई। साथ ही कर्नाटक चुनाव के नतीजों पर भी चर्चा हुई। बैठक के बाद संजय राउत ने कहा कि ये खोखा राजनीति की हार है। महाराष्ट्र की सरकार इस समय दिल्ली से चल रही है। CM और डिप्टी CM हर फैसले के लिए दिल्ली की ओर देखते हैं। राज्य में एक गैरकानूनी सरकार चल रही है। कर्नाटक की तरह यहाँ भी भ्रष्ट सरकार है। इस दौरान महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि कर्नाटक के लोगों में मोदी शाह के खिलाफ गुस्सा था और ऐसा ही गुस्सा महाराष्ट्र के लोगों में है। देश में अब मोदी की लहर नहीं बल्कि विपक्षी दलों की लहर है और अब 2024 में भी दिल्ली से बीजेपी की विदाई होनी है। कर्नाटक की हार से बीजेपी चिंता में है तो चिंता में दिल्ली के LG VK सक्सेना भी दिखाई दे रहे हैं। अहमदाबाद की अदालत ने VK सक्सेना को बड़ा झटका दिया है। तो क्या है मामला, देखते हैं इस रिपोर्ट में। दिल्ली के उपराज्यपाल VK सक्सेना को बड़ा झटका लगा है और ये झटका है अहमदाबाद कोर्ट की अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट PN गोस्वामी की कोर्ट से। कोर्ट ने सक्सेना की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें उन पर मेधा पाटकर को निशाना बनाने का आरोप लगाया गया था। दिल्ली के LG की तरफ से कहा गया था कि कोर्ट सुनवाई को उनके पद पर बने रहने तक स्थगित कर दे, लेकिन लंबित मामलों की बढ़ती संख्या का हवाला देते हुए कोर्ट ने इस दलील को नामंजूर कर दिया। दरअसल ये मामला अप्रैल 2002 में गुजरात में हुए सांप्रदायिक टकराव से जुड़ा है। इस टकराव के विरोध में मेधा पाटकर 8 मई 2002 को गांधी आश्रम में शांति बैठक कर रही थीं और LG पर आरोप है कि उन्होंने इस बैठक में मेधा पाटकर को निशाना बनाया था। कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा है कि यह मामला 2005 से चल रहा है, यानी 18 साल इस मामले को हो चुके हैं और इसमें अभी और समय लगेगा। अगर आरोपी के खिलाफ मुकदमे की सुनवाई रोक दी जाती है तो स्वाभाविक रूप से यह मामला कई और वर्षों तक लंबित रहेगा। ये केवल गुजरात न्यायपालिका में पुराने लंबित मामलों को बढ़ाएगा। कोर्ट ने कहा है कि सक्सेना के खिलाफ सुनवाई पिछले साल से चल रही है और इस अवधि के दौरान उन्होंने राज्य सरकार से इसे स्थगित करने का अनुरोध नहीं किया और न ही राज्य ने ऐसा कोई अनुरोध किया। आरोपी को पहले ही निचली अदालत में पेशी से छूट दी जा चुकी है। दरअसल दिल्ली के LG VK सक्सेना की ओर से संविधान के तहत दी गई प्रतिरक्षा का हवाला देते हुए दिल्ली के उपराज्यपाल के पद पर रहने तक उनके खिलाफ सुनवाई पर रोक लगाने का अनुरोध किया गया था। इस मामले में 3 अन्य आरोपियों भारतीय जनता पार्टी के विधायक अमित ठाकुर और अमित शाह के साथ साथ कांग्रेस नेता रोहित पटेल के खिलाफ मुकदमा चल रहा है। कोर्ट ने कहा है कि सक्सेना तब संवैधानिक पद पर नहीं थे। कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर 3 अन्य आरोपियों के खिलाफ सुनवाई जारी रहती है और सक्सेना के खिलाफ इस पर रोक लगा दी जाती है तो मामले में पहले जिन गवाहों से जिरह हो चुकी है उनके खिलाफ सुनवाई फिर से शुरू होने पर फिर से जिरह करनी होगी और इससे उन्हें कठिनाई होगी। बीजेपी मुश्किल में है, दिल्ली के राज्यपाल मुश्किल में दिखाई दे रहे हैं और इस मुश्किल का असर पूरे देश में दिख रहा है। खास तौर पर मणिपुर में मुश्किलें ज्यादा हैं। यहाँ जनजातीय समुदाय और मैतेई समुदाय जो अनुसूचित जाति में है उसके बीच टकराव चल रहा है और इस टकराव के चलते राज्य विभाजन की आवाजें भी उठने लगी हैं। मणिपुर में आदिवासी और मैतेई समुदाय के बीच शुरू हुआ टकराव अभी तक थमा नहीं है। दोनों ही ओर से एक दूसरे को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। वैसे केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती के बाद स्थिति में थोड़ा सुधार तो दिखा है, लेकिन हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। नगा और कुकी जनजातियों और मैतेई समुदाय एक दूसरे को शक की निगाह से देख रहे हैं।
अब तक इस टकराव में 71 लोगों की जान जा चुकी है। हजारों लोगों को अपना घर छोड़कर दूसरी जगह शरण लेना पड़ रहा है। इस टकराव में जिन लोगों के घरों को गिरा दिया गया है उनके पास अब वापस लौटने के लिए जगह भी नहीं बची है। हालात इतने खराब बताए जा रहे हैं कि आदिवासी कुकी विधायकों ने अलग राज्य की मांग कर दी है। उन्होंने कहा है कि ये नेतृत्व परिवर्तन की बात नहीं है, हमारे लोगों की जान ली जा रही है, घरों को गिराया जा रहा है। ऐसे में मैतेई समुदाय के साथ अब नहीं रहा जा सकता। इन आदिवासी विधायकों ने कहा कि पहाड़ी आदिवासियों को निशाना बनाए जाने की घटना से मणिपुर राज्य में अलगाव की भावना प्रबल हुई है। विधायकों ने मणिपुर में बहुसंख्यक मैतेई समुदाय के लोगों को राज्य में आदिवासियों को बेरोक टोक निशाना बनाने के लिए जिम्मेदार ठहराया है। विधायकों ने मणिपुर सरकार पर आरोप लगाया है कि वो असामाजिक लोगों का समर्थन कर इस टकराव को बढ़ा रही है। आदिवासी विधायकों ने कहा कि मणिपुर राज्य हमारी रक्षा में बुरी तरह से विफल रहा है। ऐसे में हम भारत के संविधान के तहत एक अलग प्रशासन की मांग करते हैं। मणिपुर के साथ साथ दूसरे राज्यों के साथ शांति से रहना चाहते हैं। तो अलग राज्य की मांग ने अब एक नए संकट की आहट पैदा कर दी है। मणिपुर एक बार फिर अशांत होता दिखाई दे रहा है। नए राज्य की मांग उठ रही है, जो चिंता की बड़ी बात है। फिलहाल तो मणिपुर में केंद्रीय बल तैनात हैं, लेकिन तनाव बना हुआ है। दूसरी ओर तनाव भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी बना हुआ है। यहाँ सरकार और सेना के खिलाफ विपक्ष के नेता इमरान खान खड़े हो गए हैं। क्या है मामला, देखिए ये रिपोर्ट। पाकिस्तान में शहबाज शरीफ की सरकार और पीटीआई प्रमुख इमरान खान के बीच की लड़ाई अब निर्णायक मोड़ में आ गई है। इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद रिहाई के आदेश को पीएम शहबाज ने अपनी नाक का सवाल बना लिया है। इमरान की गिरफ्तारी के बाद पाकिस्तान में उनके समर्थकों ने जो बवाल किया उसे पीएम शहबाज अभी तक भूल नहीं पाए हैं। उन्होंने सेना और पुलिस से सख्त लहजे में कहा है कि अब या तो कुछ करो, नहीं तो परिणाम भुगतने को तैयार रहो। अभी नहीं तो कभी नहीं का समय आ चुका है। इससे पहले शनिवार की शाम को इमरान खान ने भी शहबाज शरीफ सरकार और सेना पर जमकर निशाना साधा था। आरोप लगाया था कि इन दोनों ने मिलीभगत कर उनके खिलाफ साजिश रची है। सेना प्रमुख को लेकर तो उन्होंने ये तक कह दिया था कि अब सेना को एक राजनीतिक दल के रूप में बदल देना चाहिए। दूसरी ओर पीएम शहबाज शरीफ इमरान को कोई राहत देने को तैयार नहीं है। दरअसल इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद जिस तरह से पूरे देश में प्रदर्शन हुए और उसके बाद इमरान खान को भी जमानत मिली, उससे पीएम शहबाज शरीफ दबाव में दिखाई दे रहे हैं। इमरान के समर्थकों के हंगामे को वो अब देश के खिलाफ हुई कार्रवाई बता रहे हैं। पीएम शहबाज ने उन स्थानों का दौरा भी किया जिन्हें इमरान के समर्थकों ने निशाना बनाया था। स्थिति का जायजा लेने के लिए पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी और कोर कमांडर के घर का दौरा किया गया। पाकिस्तानी पीएम ने कहा कि सार्वजनिक और निजी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने की शर्मनाक घटनाओं को सुविधाजनक बनाने, उकसाने और अपराध करने में शामिल सभी लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा। और बुलेटिन के आखिर में बात राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत की। कुछ दिनों पहले अशोक गहलोत ने कांग्रेस में 3 साल पुरानी बगावत का जिक्र करते हुए दावा किया था कि उस समय वसुंधरा राजे की मदद से उनकी सरकार बची थी, और आज उन्होंने अपने उस बयान पर सफाई दी है। तो क्या कहा है गहलोत ने, देखिए इस रिपोर्ट में। कर्नाटक चुनाव के बाद अब कांग्रेस ने राजस्थान में चुनाव की तैयारियां तेज कर दी हैं। वैसे कर्नाटक चुनाव में जीत का श्रेय राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत को दिया जा रहा है, क्योंकि राहुल गांधी ने कर्नाटक के लिए जिन 5 गारंटियों का ऐलान किया था उनमें से 3 को अशोक गहलोत राजस्थान में लागू कर चुके हैं। लेकिन पिछले सप्ताह गहलोत के एक बयान से अभी तक राज्य में हंगामा मचा हुआ है। दरअसल अशोक गहलोत ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधते हुए कहा था कि 3 साल पहले गृह मंत्री राजस्थान की कांग्रेस सरकार को गिराने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने विधायकों को 10 से 20 करोड़ रुपए दिए थे, लेकिन वसुंधरा राजे सिंधिया ने इस तरह से सरकार गिराने के तरीके का विरोध किया था, जिस कारण बीजेपी का ऑपरेशन लोटस फेल हो गया। इस बयान को लेकर पार्टी के अंदर और बाहर गहलोत पर सवाल उठ रहे थे, और अब राजस्थान के सीएम ने इसे लेकर सफाई दी है। गहलोत ने कहा है कि उनके बयान का गलत अर्थ लगाकर अलग ही माहौल बना दिया गया है। वसुंधरा राजे ने खुद मुझे नहीं कहा था कि सरकार बचा रही हूं, मुझे किसी एमएलए ने कहा था कि वसुंधरा राजे कह रही हैं कि अपने यहाँ ऐसी परंपरा नहीं रही, इसलिए मैंने यह बात कही थी। वसुंधरा राजे ने मुझे खुद को नहीं कहा था कि सरकार बचा रही हूं। सीएम ने कहा कि मैंने भैरव सिंह की सरकार गिराने की साजिश का उदाहरण दिया था, उसी तरह से हमारी सरकार गिराने की भी साजिश की गई थी। इसके साथ ही गहलोत ने वसुंधरा राजे पर बदले की भावना से काम करने का आरोप भी लगा दिया। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।